नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इसको थोड़ा बहुत बस रीड कर लेना है कि इसमें है क्या क्या। उसने कहा कि एक वैरायटी है, जैसे एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया था बिल्कुल वैसे ही है, ये बच्चों के अंदर है। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ किसके होगा? जैसे फीवर, इन्फ्लुएंजा हुआ, आपको मिलेज हुआ, स्कारलेट फीवर हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, मिलेज हुआ। जो वो बच्चे जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, इन डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनमें ये हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वहाँ पर यूजुअली हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री होती थी कि उसको कॉमन कोल्ड, राइनोरिया, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये इन्फेक्शन आती है। यहाँ पर मोस्टली हमारे पास कह देते हैं कि मीजल्स होनी चाहिए, उस मिलेज मैंने कहते हैं, सॉरी, मीजल्स होनी चाहिए, स्कारलेट फीवर होना चाहिए, इन्फ्लुएंजा होना चाहिए। ये मतलब उस बच्चे को जो है वो बीमारियाँ होनी चाहिए जो इनसे सफ़र कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे पास नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव एजेंट का डिफरेंस है, हमारे पास बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या था? सबसे ज़्यादा 30% चांस था नमूनी का। फिर देन हमारे पास 20% चांस था हमारे पास जो मोरिक्सेला था। देन 10% चांस नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सॉरी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का था। फिर हमारे पास मोरिक्सेला था। एंड देन फिर हमारे पास कौन सा होता था? जो स्ट्रेफ ऑरिस बैक्टीरिया होता था वो होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होता था? वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो था वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो था वही होता था। उसके बाद फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, देन मोरिक्सेला, एंड देन स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन, या फिर हमारे पास ऑरिस वो आते थे। और यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सा किसका चांस है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई वो। अच्छा, ये करता क्या है? रैपिड डिस्ट्रक्शन करवा देता है हमारे पास किस किस चीज़ की? टाइपैनिक मेम्ब्रेन की, उसके एनुलस के साथ, सारी जो प्रोमोन्ट्री है वहाँ पे वो उसकी, ऑसिकल चेन की, ऑसिकुलर चेन की, इवन जो एयर सेल्स है मेस्टॉइड के उनकी। मतलब जो सारा मिडल ईयर वाली जो जगह है और बाइस्टू टाइपैनिक मेम्ब्रेन वाली जगह है, जो हमारे पास ऑसिकल्स वाली जगह है, जो मेस्टॉइड वाली है, वो सबको सारे को इकट्ठा डिस्ट्रॉय कर देना है। और बैक्टीरिया बीटा हिमोलिटिक है उन बच्चों में जिन्हें मीजल्स, स्कारलेट फीवर या इन्फ्लुएंजा उनमें होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ओटोरिहोरिया, मतलब बहुत ज़्यादा ना ईयर डिस्चार्ज इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात और क्या चीज़ें होंगी? पेशेंट को पेन होगी, हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे पस होगी और प्लूरेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, म्यूको प्लूरेंट हमारे पास जो वो डिस्चार्ज होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? और बाकी हेयरिंग लॉस, ये वो चीज़ें हमारे पास वैसी आ जाएंगी क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। ये हमारे पास का कॉज आ गया, ये हमारे पास उसकी सारी पैथोजेंसिस डिस्ट्रक्शन आ गई। जब ये सब कुछ करवा देगा तो फिर हमारे पास हीलिंग होगी जिसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाएगी। अच्छा, जब हीलिंग में फाइब्रोसिस होगी ना तो हमारे पास क्या होता है? नॉर्मली ना जो मिडल ईयर होता है उसके जो क्लेफ्ट हम आगे पढ़ेंगे भी, जब हम पढ़ेंगे डिजीज़ क्लेस्ट्रियोटोमा वाली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो हम कहेंगे कि क्लेस्ट्रियोटोमा ऐसे बनता है कि हमारे पास मिडल ईयर में ना कहीं भी स्केमस एपिथेलियम नहीं है। ठीक है, या तो कोलमनर एपिथेलियम है, क्यूबाइडल है, या फिर हमारे पास जो पेवमेंट लाइक है। ठीक है, इस तरह के हमारे पास एपिथेलियम है, कहीं भी स्केमस नहीं है। तो जब हमारे पास वहाँ पर स्केमस एपिथेलियम आ जाती है ना तो वहाँ पर क्लेस्ट्रियोटोमा बन जाता है। तो उसने कहा कि इतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाएगी कि या फाइब्रोसिस रहते हैं, या फिर इन ग्रोन ऑफ स्केमस एपिथेलियम फ्रॉम द मीटस। मतलब मीटस, लेकिन जो बाहर टाइपैनिक मेम्ब्रेन या फिर मीटस, टाइपैनिक मेम्ब्रेन का बाहर वाला फ्लैप या मीटस जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ है हमारे पास स्केमस एपिथेलियम। तो यहाँ फिर हमारे पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीलिंग के प्रोसेस में फाइब्रोसिस हो जाती है, या फिर हमारे पास जो स्केमस एपिथेलियम थी फ्रॉम मीटस से वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से क्लेस्ट्रियोटोमा बन जाता है। बात समझ आई? उसने कहा कि इतना ज़्यादा डैमेज करवा कर ना, इतनी जगह पे इन्फेक्शन करवा कर, डैमेज करवा कर, जब डैमेज इतना सारा हो गया तो अब वहाँ फाइब्रोसिस होगी हीलिंग में। अब दो तरह से ना हीलिंग हो सकती है, तो फाइब्रोसिस हो गई, या जो मैंने कहा मिडल ईयर में खुद कहीं भी स्केमस एपिथेलियम वैसे नहीं होती है, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो लेकिन या तो बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस के थ्रू हीलिंग हो गई, या फिर मीटस के ऊपर जो स्केमस एपिथेलियम थी वो इनग्रोन कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक नया मसला बन गया क्लेस्ट्रियोटोमा। वो अभी हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया की वजह से एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देनी है, स्पेशली हमने कंटिन्यू करनी है 7 to 10 डेज तक। अगर रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ रहा फिर कॉर्टिकल मैस्टेक्टमी कर देनी है। कॉर्टिकल मैस्टेक्टमी भी बस आप इसका नाम याद रख लें। ये भी नेक्स्ट जब हम ईयर की सारे सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें वन बाय वन सबको जो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए कि कॉर्टिकल मैस्टेक्टमी करवानी है। ठीक है, अगर हमारे पास बाकी सारे ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक से कोई भी पेशेंट को जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हमारे पास कंडीशन फिर भी ऐसी रहती है तो फिर हमारे पास पेशेंट को जो मेस्टोडाइटिस हो सकता है। मेस्टोडाइटिस भी नेक्स्ट चैप्टर हम इसके कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टाइटस मीडिया विद एफ्यूजन। अच्छा, इसमें और पिछला जो एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये या एक्यूट सुपरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस दौर में हमारे पास क्या फ़र्क है दोनों में एक्यूट कंडीशन ही। इसमें बैक्टीरिया नहीं है, स्टीरॉयल कंडीशन है, तो हमारे पास म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, सीरस डिस्चार्ज होगा। उसमें म्यूकोप्लूरेंट था, पस बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं है, वहाँ पर था। इवन अब यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है ना पास है ना बैक्टीरिया ना म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज है, तो हमारे पास क्या डिस्चार्ज है? सिर्फ सीरस डिस्चार्ज है। वजह क्या है? अब वो डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? यहाँ उसने कहा है कि माल फंक्शनिंग हो जाती है स्टीशन ट्यूब की। ठीक है, स्टीशन ट्यूब जो है वो हमारे पास प्रॉपर उसकी माल फंक्शनिंग हो गई है, एरिएशन नहीं करवा पा रही हमारे पास मिडल ईयर को, वहाँ पे कोई भी फ्लूइड कुछ भी था उसको ड्रेन नहीं करवा पा रही, तो वो वहाँ पर ही अकोमुलेट होता रहेगा, सीरस जो हमारे पास डिस्चार्ज है वो बनना शुरू हो जाएगा। या हमारे पास जो मिडल ईयर की जो म्यूकोजल एक्टिविटी है, सेक्रेटरी एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा हुई है कि हमारे पास जो है वो सीरस सेक्रेटिंग सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं उसकी वजह से।
या तो हमारे पास बनने बहुत लग पड़ी है, या फिर हमारे पास म्यूकोजा या फिर सीरस जो सिक्रीशन है वो, या फिर हमारे पास स्टेशन ट्यूब की खराबी की वजह से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा। और फिर हमारे पास जो मॉल फंक्शनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब की क्या क्या वजह हो सकती हैं, पिछली जैसी हैं तकरीबन, जैसे एडिनॉइड का हाइपरप्लेसिया हो गया, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर है नेसोफेरिंक्स के, पैलेट के हमारे पास डिफेक्ट हैं, डाउन सिंड्रोम है, ये सब चीज़ें। और हमारे पास क्या कॉज हो सकते हैं, और हमारे पास ये कॉज हो सकता है कि कोई एलर्जी हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास हो सकता है, या फिर पहले वाला ओटाइटिस जो एक्यूट सुपरेटिव था वही अनरिजॉल्व रह गया है, या हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन, एडीनो राइनो वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। ये हमने इसके सारे कॉज और साथ में रिस्क फैक्टर देख लिए। अच्छा, अब ना नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें ना क्लिनिकल फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर जिससे पेशेंट प्रेजेंट करता है वो हियरिंग लॉस होता है। पेन वगैरह इतना नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, तो ईयर एक होगी तो माइल्ड होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। हियरिंग लॉस इवन आपको स्नेरियो में भी आएगा तो सबसे ज़्यादा पेशेंट की मेन कंप्लेंट जो होगी वो यही होगी कि उसको हियरिंग लॉस है। अब हियरिंग लॉस है तो वो सुन नहीं सक रहा है, तो एज अ रिजल्ट वो बोल भी नहीं सकेगा, स्पीच डिफेक्ट आ जाएगा उसको। ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग क्या है, सेम हमारे पास टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो डल होगी, ठीक है, ओपेक होगी, और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा। बाकी जैसे मैंने पहले बताया, जैसे वहाँ पर हमारे पास आते थे लैश ऑफ ब्लड वेसल थी अलॉन्ग हैंडल ऑफ द मैलस और साथ में पेरिफ्री पे, ये हमारे पास जो हैंडल ऑफ मैलस पे भी और सारी पेरिफ्री पे भी हमारे पास लैश ऑफ ब्लड वेसल थे और कार्ट व्हील अपीयरेंस थे तकरीबन, वहाँ पर यहाँ पर भी वैसी होगी। लेकिन कंजेशन जैसे मैंने वहाँ पर कहा था ना कि उधर टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन थी वो कंजेस्टेड थी, ठीक है, और बल्ज आउट थी, यहाँ पे कंजेस्टेड नहीं है। उसने कहा टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन रीट्रैक्ट है वेरी डिग्री की, कभी कभार ऐसा होता है कि वो स्लाइटली बल्क की होती है, वैसे नहीं, लेकिन खसूसियत टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, रीट्रैक्ट ही है। कंजेशन या बल्जिंग एज सच टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि बाकी हमारे पास जो है फ्लूइड जो लेवल है और एयर बबल हमें नजर आएंगे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। वॉल्सलवा मैन्यूवर टेस्ट जो हमें ये बताएगा कि क्रैकलिंग साउंड आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास टेस्ट हैं, अब ना जब भी हमारे पास कंडक्टिव डेफनेस होगी ना, तो हमने हमारे पास जो टेस्ट है ना वो सब एक जैसे ही आएंगे। वो आपने एक दफ़ा देख लेना है कि अगर जैसे जो भी सारी एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर की डिजीज जहाँ पे हमारे पास हियरिंग लॉस आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास जो भी टेस्ट होंगे टीनी फॉग में, अगर हम वेबर करवा रहे हैं तो वेबर नेगेटिव, सॉरी रीनीस करा रहे हैं तो रीनीस हमारे पास नेगेटिव होता है। क्योंकि रीनीस पॉजिटिव कब होता है, जब एयर कंडक्शन जब ज़्यादा होती है बोन कंडक्शन से, और जब भी कंडक्टिव डेफनेस होगी तो बोन कंडक्शन ज़्यादा होती है। जब बोन कंडक्शन ज़्यादा होगी तो टेस्ट खुद ही नेगेटिव हो गया, तो सब में रीनीस नेगेटिव है, वेबर लेटरल एज अ डिफेक्टिव ईयर की तरफ, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये कंडक्टिव डेफनेस जहाँ पर भी आएगी उसमें आपने टेस्ट ये लिख देने हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है ना कंडक्टिव जो लॉस है वो हमारे पास 20 से 40 डेसिबल तक होता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि ना हमारे पास हियरिंग का जो लॉस है वो अफेक्ट ज़्यादा हो रहा है लो फ्रीक्वेंसीज पे, मतलब मैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड नहीं सुन रही होती, जैसे जैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड आती है तो हमें सुनने लग पड़ती है, ठीक है, कंडक्टिव के अंदर। और सेंसी न्यूरल में सब इससे ऑपोजिट है, तो ये कंडक्टिव में जो भी हमारे पास चैप्टर्स आएंगे जिसमें एक्सटर्नल और मिडल ईयर की डिजीज पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है, उसमें हमने यही टेस्ट लिख देने, ठीक है। हियरिंग लॉस हमारे पास कितना है, 20 से 40 डेसिबल तक है, मतलब इससे आगे हमारे पास हियरिंग लॉस नहीं है। और अब एक MCQ अक्सर आता होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होता है इसका, सीरस ओटाइटिस मीडिया को हमारे पास होता है इम्पीडियंस ऑडियोमेट्री, वो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है इसका। बाकी हम जो एक्सरे या फिर जो मेस्टॉइड बोन का या फिर सिटी स्कैन टेम्पोरल बोन का वो भी करवा सकते हैं, हमें वो सेम जैसे वहाँ पर क्लाउडिंग मिल रही थी वो यहाँ पर मिलेगी। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आ सकता है, हमने डीकंजेसेंट्स दे देने हैं, जैसे हमने कहा एलर्जीज का कॉज है तो एंटी एलर्जिक दे दिए, एंटीबायोटिक्स हमने कहा वो कॉज है क्योंकि सुपरस्टिडियन इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर हमारे पास हमने कहा कि अनरिजॉल्व भी था तो उसकी वजह से हमने एंटीबायोटिक्स दे दी। अब हमारे पास मिडल ईयर की प्रॉपर हमने जो जैसे पहले बताया एरिएशन जो है वो करवा लेनी है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होती है, हमने मरिंगोटॉमी करवानी है। ये मैंने कहा कि जैसे जब सर्जिकल प्रोसीजर इसके आएंगे तब हम जो है वो देख लेंगे कि मरिंगोटॉमी क्या है। लेकिन एक चीज़ याद रख लेंगे कि वहाँ पे जैसे हम कहते थे कि हमने मरिंगोटॉमी की इंसिजन करवानी होती है कि वो होती है हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियरली, यहाँ पे हमारे पास इंसिजन जो होती है ना वो इंटीरियर इन्फीरियरली करवानी होती है हमने। पोस्टीरियर सुपीरियरली मैं एक्यूट सुपरेटिव का कह रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास जो है ना सिक्रीशन बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो फिर हमने दो हमने देनी होती हैं इंसिजन्स, जो कि हमने कहाँ पे देनी है, एक एंटीरियर इन्फीरियरली जो मैंने आपको पहले बताई है वो, उसके साथ ही एंटीरियर सुपीरियरली वो सिक्रीशन देनी होती हैं। उसके अलावा ग्रोमेट इंसिजन है, टम्पेनोटॉमी है, कॉर्टिकल मेस्टेक्टमी है, ये हमने जो वो सारी ट्रीटमेंट्स जो वो देने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक चीज़ हम कहते हैं बायोफिल्म। अब बायोफिल्म हमारे पास क्या है, नॉर्मली ना बैक्टीरिया जो होता है वो अपने इर्द गिर्द उसने कहा कि पॉलीसेकेराइड का ना एक कोट बना लेता है। अब ये कोट ऐसा होता है कि इसके थ्रू ना सारे न्यूट्रिएंट्स तो बैक्टीरिया के अंदर आते रहते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ना ग्रो करने के लिए, और उसके अपने भी सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स में बाहर जाते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं अंदर आता, प्रिवेंट करता है, वाइट ब्लड सेल्स नहीं अंदर आ पाते उस कैप्सूल से,
के अंदर नहीं आ पाते, एंटीबायोटिक्स नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरता नहीं है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो स्मॉल कॉलोनी बड़ी बड़ी कॉलोनी बढ़ जाती है, और यही बायोफिल्म या ये इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपोसेक्राइड जो पॉलीसेक्राइड कोट्स है वही हमारे पास बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस की वजह करते हैं, और इन्फेक्शन ताकि परसिस्टेंट रहे इसकी वजह होती है। ठीक है, जो हमारे पास बहुत सी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया, यहाँ पे जो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, टपेनो, जो हमारे पास टबैनोस्टोमी ट्यूब्स हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी सारे क्रॉनिक इन्फेक्शन है ना, ये उनमें यही होता है कि बैक्टीरिया जो है हमारे पास वो रेजिस्टेंट हो चुका होता है, परसिस्टेंट हो चुका होता है। दे आल्सो, अच्छा उसने कहा है कि अब ना ये तो हो गया, बाकी उसने कहा कि हमें ना जब भी कोई भी ईयर की इंसिजन करवानी है, कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है, तो हमने जो है अपनी ट्यूब्स को, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करवाना है, क्योंकि ये टम्पेनोस्टोमी जो ट्यूब्स है वहाँ पे स्टंट्स के ऊपर, कैथीटर के ऊपर भी हमारे पास ग्रो कर जाते हैं। अगर हमारे पास जो है कैप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाए, तभी हमारे पास जो है वो हमने उन सबको जो है वो स्टेरिलाइज करवा के यूज़ करवाना होता है। ठीक है, बायोफिल्म फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीबायोटिक कोटेड ट्यूब्स। मतलब अब हमारे पास इनके ऊपर से कैसे प्रिवेंट करवाएं कि उन ट्यूब्स के ऊपर एंटीबायोटिक कोटेड ट्यूब्स हैं, स्टंट्स हैं, या फिर अर्ली रिमूवल ऑफ द ट्यूब्स या स्टंट्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास सिक्वेले ऑफ द क्रॉनिक जो सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। सिक्वेले हमारे पास होता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गई, अब क्या क्या उस ओटाइटिस मीडिया के रिजल्ट में हमारे पास मसले आए। ये भी हमारे पास क्या एट्रॉफी हो गई टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन की, या एटिलेक्टिसिस हो गई हमारे पास मिडल ईयर की, मतलब इतनी हमारे पास वहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह हो गई, सब कुछ हो गई, जिसकी वजह से टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के रिट्रैक्शन हो गई, विच कैन लीड टू एट्रॉफी। ऑसिकल्स जो है वो सारे, मतलब वहाँ पे इतना मसला खराब हो गया, उसकी नेक्रोसिस हो गई। ठीक है, कॉमनली लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस या एमसीक्यूज में है वो गेट होता है नेक्रोस, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस। फिर टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर सेक्लेरोसिस हो गई, मतलब हाइलाइजेशन हो गई, वहाँ पे चौकी डिपॉजिट्स हो गए। देन हमारे पास क्या है कि मैंने कहा रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन गई। ठीक है, क्लेस्टिटोमा बन गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या था कि वही के बाहर मीटस से अंदर जो हमारे पास मिडल ईयर था, वहाँ पर हमारे पास जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास चली गई, केराटिन डेब्रिस वहाँ पे बन गए। और दूसरी बात ये टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन इतनी देर से रिट्रैक्ट थी वहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव इंट्राटाइम्पेनिक प्रेशर की वजह से वहाँ पे क्लेस्टिटोमा और रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन गए, और देन फिर हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल ग्रेन्यूल्स वगैरह हमारे पास वहाँ पे जो बनना शुरू हो गए।